आप सब लोग जानते हैं हम अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। आज हम करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री की एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे हमारे बहुत ही स्पेशल टीचर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी और हेल्प मिले तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त टीचर फ्रॉम रुचि एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एमसीक्यू सीरीज, जो ना कि केवल क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट है बल्कि एनटीएससी और साथ ही साथ ओलंपियाड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प करेगी। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी ये पहली वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, और ऑप्शंस आर ए 6.02 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 6.02 इंटू 10⁻⁻23, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जैसा कि हमें क्वेश्चन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमें यहाँ कितने मिलेंगे। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन होता है वो डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 32 ग्राम बोल लीजिए, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू हमें पता है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, और देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 16 ग्राम जो होगा O2 का, वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 32 और इंटू 16। फॉर द सेक में मान के चलता हूँ कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको आपको सॉर्ट आउट करके दिखाऊँ यहाँ पे। तो फिलहाल जो हमारा आफ्टर कैलकुलेशन जो आंसर आएगा वो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी, विच इज 3.01 इंटू 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज, और ऑप्शंस आर ए 8.88, बी 11.12, सी 20.60, डी 80.0। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ ये बताना है कि जो हाइड्रोजन है उसकी H2O के अंदर में कितनी परसेंटेज है। सो एज यू नो, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर अपॉन में मोलर मास, वाटर का यूज़ करेंगे और इनटू कर देंगे इसको 100 से। इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा, बट अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप समझ करके बाकी सारे क्वेश्चंस में आप बेसिक कैलकुलेशन खुद कर पाएँ। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, बेसिकली हाइड्रोजन भी एक डायटोमिक एलिमेंट है, और वी नो दैट कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो ऑब्वियस है जो हाइड्रोजन है वो डायटोमिक है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 1। तो बेसिकली जो मास होगा वो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब नेक्स्ट में हमें जो निकालना है वो क्या है, मोलर मास निकालना है वाटर का, और वाटर का बेसिक फार्मूला क्या होता है H2O। अगेन फिर से यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, वो भी डायटोमिक फॉर्म में, तो हाइड्रोजन का फिर से क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2,
और देन हम प्लस करेंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड है और ऑक्सीजन सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 × 16, ठीक है। एज वी नो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 2 + 16 विच इज इक्वल टू 18, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा भैया 2/18 × 100 और विच इज इक्वल टू व्हाट 11.12। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा थर्ड वन क्वेश्चन। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। और ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देन हम अपने क्वेश्चन को टैली करा लेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमें फिलहाल यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, वो भी किसके अंदर में 1 किलोग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर में। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट का मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो पोटेशियम है, जो आपका पोटेशियम है उसका इंडिविजुअल मास क्या होता है 39, नाइट्रोजन का फ्रेंड कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसका मोलर मास निकालना है हमारे को। और इसके अंदर में हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पे जो है जो ऑक्सीजन है वो 3 टाइम्स है, तो इसलिए से × 3 कर देंगे, जो कि क्या बन जाएगा 48। अब क्योंकि कंबाइन का मोलर मास निकालना है तो इन सबको सम अप कर देंगे, इन सबका सम अप कर लेंगे, तो क्या आएगा वो इक्वलेंट होगा 101 के, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन पोटेशियम नाइट्रेट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऊपर आ जाएगा और जो कंबाइन का मोलर मास है वो नीचे आ जाएगा। और इनटू क्या कर देंगे हम 100, क्योंकि हमें परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, तो हमारा आंसर निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेट क्या निकलेगा 4752। और क्योंकि फ्रेंड्स ये किलोग्राम में है, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C, D, ये सारे ऑप्शंस ग्राम की फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर निकला है इसको 1000 से इंटू कर देंगे, और 1000 से इंटू करने के बाद ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से ग्राम, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन सी है, जो कि एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, द मास ऑफ सोडियम इन 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। फिर से अगेन 4 ऑप्शन है A, B, C, D, फिर से हम अगेन कैलकुलेट करेंगे, फिर टैली कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ बताना है सोडियम का जो मास है वो 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कितना है, तो उसके लिए अगेन सबसे पहले हमें फिर से पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का खुद का जो है मोलर मास क्या है, ठीक। सो एज वी नो दैट सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 58.5। सोडियम क्लोराइड का जो मोलर मास है क्या होगा 58.5, which contains 23 ग्राम ऑफ सोडियम। वाई? क्योंकि देखिए जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका जो मोलर मास है वो 58.5 है। वो कैसे बना वो देख लेते हैं हम। जो सोडियम है उसका इंडिविजुअल मास कितना है 23, और जो क्लोराइड है उसका इंडिविजुअल मोलर मास कितना है 35.5। जब इन दोनों को सम अप कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, नियर अबाउट 58.5। अब ये 58.5 जो है सोडियम क्लोराइड वो अपने अंदर कंटेन करके रखता है किसको, 23 ग्राम ऑफ सोडियम को। और हमें यहाँ बोला गया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि अगर 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है तो उसके अंदर कितना सोडियम होगा, ठीक है।
तो इसीलिए हम यहाँ पे फिर क्या निकालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 11.7 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड विच कंटेन्स, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इट कंटेन्स व्हाट 23 अपॉन में 58.5 और इंटू 11.7 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 5.02 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक कैलकुलेशन गलत हो जाएगी यहाँ पे। जो करेक्ट आंसर निकलेगा बेसिकली वो निकलेगा यहाँ पे 4.6 ग्राम, जो कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, हम सपोज हम बी को ही मान लेते हैं, यहाँ पे कट कर लेते हैं और बी लिख लेते हैं 4.6 ग्राम, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन NTSC एग्जाम्स में भी आ चुका है, ओलंपियाड में, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझा और इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड करवाया। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और ऑप्शंस आर ए O, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3, ऑप्शन डी ऑल कंटेन सेम। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है 1 ग्राम के अंदर में इन चारों ऑप्शंस में से हमें सबसे ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कौन रिप्रेजेंट करता है, या किसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कर रखे हैं। इधर में तो खाली सिंगल एक ही जो है हमारे को एटम दिख रहा है यहाँ पे, जबकि ऑप्शन बी के अंदर में 2 एटम है, ऑप्शन सी के अंदर में जो है 3 एटम्स हैं, और डी का मतलब तो ऑल कंटेन सेम तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी दिस वन इज द करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन। द परसेंटेज बाय द वेट ऑफ O2 इन CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन आर ए 64, बी 28.2, सी 47.2, डी 16.2। तो हमें यहाँ पे ये बताना है फ्रेंड्स, जो O2 है उसकी कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 के अंदर में कितनी परसेंटेज है, बट बाय यूजिंग अ वेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी जो है मास गिवन है ऑक्सीजन का, और साथ ही साथ हमें सल्फर का और कैल्शियम का। तो इन चारों ए, बी और सी और डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट का कंबाइंड मोलर मास निकालना पड़ेगा, जो कि फ्रेंड्स बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे सब कुछ पहले से ही मेंशन्ड है। तो इन सब मास का यूज़ करते हुए हम इसका कंबाइंड मोलर मास निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे CaSO4 का जो मोलर मास है वो क्या होगा फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो हमारा कैल्शियम है उसका यहाँ पे क्या गिवन है 40, जो हमारा सल्फर है उसका हमें 32 दे रखा है, और प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है 4 टाइम्स है। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा 16 × 4 विच इज़ इक्वलेंट टू व्हाट 64। तो 64 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इनका सम अप कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा फ्रेंड्स 136। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ O2 बाय यूजिंग अ वेट, ठीक है, इन्हें CaSO4। वो क्या निकलेगी, अब ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 64, तो देन नीचे क्या आ जाएगा 136 और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 47 नियर अबाउट निकलेगा फ्रेंड्स। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय ऑप्शन ए जोहन डेल्टन, बी हम्फ्री डेवी, सी प्रूस्ट, डी माइकल फैराडे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रूस्ट। इनका एक्चुअल में पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स, जोसेफ प्रूस्ट, और जो कि एक क्या थे फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। द मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, और ऑप्शन आर ए मास ऑफ वन ऑफ एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी mass of one atom compared with the mass of one atom of hydrogen, option C mass of one molecule of any substance compared with the mass of one atom of C12, or option D none of the above।
तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ये बताना है जो मॉलिक्यूलर मास है बेसिकली उसको हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं इन चार ऑप्शंस में से यूज करते हुए। सो एज पर द डेफिनेशन आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन ऑप्शन। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो हम क्या करते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होता है उसके मास को हम किससे कंपेयर करते हैं, C12 के एक एटम के मास से, ठीक है, जो कि क्या दर्शाता है, मॉलिक्यूलर मास को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1 mole of a gas occupies a volume of 22.4 liter. This is derived from option A Berzelius hypothesis, option B Gay-Lussac law, option C Avogadro law, option D Dalton law. So friends, the correct one option is option C. Why? Because the Avogadro hypothesis है जो वो बताती है क्या, it states that the equal volume of any gas at the same temperature and a pressure contain the same number of particles. So that's why the 1 mole जो होता है किसी भी गैस का वो क्या ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर प्रेशर को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज, और ऑप्शन ए is 6.023 into 10 raised power 23 gram, option B 1.99 into 10 raised power minus 23 gram, option C 2.00 gram, option D 12 ग्राम। तो बेसिकली फ्रेंड हमें यहाँ ये बताना है कि जो एक कार्बन एटम होता है उसका मास क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड बेसिकली जैसा कि हमने ऑलरेडी NCERT 9th क्लास बुक में हमने पढ़ रखा है बेसिक, कि जो मास होता है, द मास of 6.023 into 10 raised power 23 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ऑफ, वो भी किसके, कार्बन के, जो कि किसके इक्विवेलेंट होते हैं, 12 ग्राम के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। और इसीलिए देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द मास ऑफ एटम, ओनली सिंगल एटम ऑफ कार्बन, जो कि क्या बन जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 ग्राम। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर क्या निकलेगा, 1.99 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 23 ग्राम। तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द केमिकल सिंबल ऑफ अ बैरियम इज, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी ए, ऑप्शन सी बी ई, ऑप्शन डी बी आई। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी, यही बैरियम का केमिकल सिंबल होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। द केमिकल सिंबल ई स्टैंड फॉर व्हाट, ऑप्शन ए फॉस्फोरस, बी पोटेशियम, सी पोलोनियम, ऑप्शन डी प्रोमीथियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि पोटेशियम के लिए तो बेसिकली हम के यूज़ करते हैं एंड पोलोनियम के लिए हम बेसिकली PO यूज़ करते हैं एंड प्रोमीथियम के लिए हम PM यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई फॉस्फोरस इज द करेक्ट वन ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अ ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज एंड व्हाट, ए मॉलिक्यूल, बी आयन, सी सॉल्ट, डी एलिमेंट। तो बेसिकली हमें ये बताना है जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जब वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, आयन बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हम उन्हें क्या बोलते हैं उस सिचुएशन में, हम मॉलिक्यूल। ओके, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम्स विल रिजल्ट इन एन ए मॉलिक्यूल, बी एनायन, सी कैटायन, डी सॉल्ट। मीन्स हमें ये बताना है, अगर सपोज करिए कि एक एटम है ए, अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो रिजल्ट होगा किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, एनायन फॉर्म में होगा, कैटायन फॉर्म में होगा या फिर सॉल्ट फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद से क्या है, बेसिकली एक तरह का सब एटॉमिक क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, एटम का। इसी तरीके से और क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका
कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिकली क्या है, किसी भी एक एटम जो होता है उसके अंदर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो इक्वल टू किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। अगर सपोज करिए इस एटम जिसके अंदर में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, अब उसके पास बाय डिफॉल्ट अपने खुद के प्रोटॉन भी होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस सपोज हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी उसके पास कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 10। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स के जरिए इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, क्योंकि इसका चार्ज कैसा होता है, माइनस का होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 माइनस का लगा दिया, तो इट मीन्स मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और जबकि प्रोटॉन्स मेरे पास अभी भी उतने ही हैं, पहले के जितने ही, ठीक है। तो इट मीन्स ये टोटली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव स्टेट में है। तो क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड है और इसका कौन सा चार्ज बढ़ा हुआ है इस टाइम फिलहाल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इस रिजल्ट को हम क्या बोल देते हैं, एनायन। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन एन एटम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड अ डैश एंड हैज अ डैश चार्ज। ऑप्शंस ए एनायन पॉजिटिव, ऑप्शन बी कैटायन पॉजिटिव, ऑप्शन सी एनायन नेगेटिव, ऑप्शन डी कैटायन पॉजिटिव, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेकर के, सपोज मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो हमने जहाँ पे हमने एक एटम माना था ए, जिसके पास हमें पता है ऑलरेडी क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब सपोज करिए जो ए है ये किसी एक पी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन अब 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास फ्रेंड्स, अब 8 हो जाएंगे। बट जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी एज यूजुअल कितने हैं, 10 के 10 ही हैं इसके पास। और जबकि बी जो है, अगर सपोज करें कि अगर हम उसकी बात करें तो उसके पास भी ऑलरेडी 10 थे, और अब क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो चुके हैं तो इसके पास 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो 12 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और जबकि प्रोटॉन कितने रहेंगे, अभी भी एज यूजुअल 10 ही रहेंगे। तो अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उस सिचुएशन में जो निकलने वाला आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कम हो चुका है, बट जो प्रोटॉन है वो अभी भी उसी फॉर्म में है। इट मीन्स वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्योंकि टाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और अगर ये क्या होता, एनायन होता, जैसे इस सिचुएशन की अगर बात करें तो ये एनायन है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 14। एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम्स विल रिजल्ट इन एन ए मॉलिक्यूल, बी एनायन, सी कैटायन, डी सॉल्ट। मीन्स हमें ये बताना है, अगर सपोज करिए कि एक एटम है ए, अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो इससे निकलने वाला जो रिजल्ट होगा किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा, एनायन फॉर्म में होगा, कैटायन फॉर्म में होगा, या फिर सॉल्ट फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद से क्या है, बेसिकली एक तरह का सब एटॉमिक क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, एटम का। इसी तरीके से और क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इनका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिकली क्या है, किसी भी एक एटम जो होता है उसके अंदर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो इक्वल टू किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। अगर सपोज करिए इस एटम जिसके अंदर में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, अब उसके पास बाय डिफॉल्ट अपने खुद के प्रोटॉन भी होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस सपोज हम ये मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी उसके पास कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 10। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज़ कर देता हूँ, सपोज मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, क्योंकि इसका चार्ज कैसा होता है, माइनस का होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 माइनस का लगा दिया, तो इट मीन्स मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और जबकि प्रोटॉन्स मेरे पास अभी भी उतने ही हैं, पहले के जितने ही, ठीक है। तो इट मीन्स ये टोटली इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव स्टेट में है। तो क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड है और इसका कौन सा चार्ज बढ़ा हुआ है इस टाइम फिलहाल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इस रिजल्ट को हम क्या बोल देते हैं, एनायन। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। When an atom loses electron, it is called a dash and has a dash charge. Options A
एनायन पॉजिटिव, ऑप्शन बी कैटायन पॉजिटिव, ऑप्शन सी एनायन नेगेटिव, ऑप्शन डी कैटायन पॉजिटिव। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेकर के, सपोज मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने जहाँ पे हमने एक एटम माना था ए, जिसके पास हमें पता है ऑलरेडी क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब सपोज करिए जो ए है ये किसी एक पी एटम को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन अब 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास फ्रेंड्स, अब 8 हो जाएंगे। बट जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी एज यूजुअल कितने हैं, 10 के 10 ही हैं इसके पास। और जबकि बी जो है, अगर सपोज करें कि अगर हम उसकी बात करें तो उसके पास भी ऑलरेडी 10 थे, और अब क्योंकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो चुके हैं तो इसके पास 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो 12 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और जबकि प्रोटॉन कितने रहेंगे, अभी भी एज यूजुअल 10 ही रहेंगे। तो अगर हम बात करें इस सिचुएशन की, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उस सिचुएशन में जो निकलने वाला आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कम हो चुका है, बट जो प्रोटॉन है वो अभी भी उसी फॉर्म में है। इट मीन्स वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि टाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। और अगर ये क्या होता, एनायन होता, जैसे इस सिचुएशन की अगर बात करें तो ये एनायन है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स वर फाउंड टू बी द सेम। दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ ऑप्शन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन डी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो बेसिकली हमें ये पूछा गया है कि अगर हमें कॉपर ऑक्साइड का सैंपल दिया जाता है और हम उसमें से कॉपर या ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट मेथड्स, तो हमें ये पता चलता है जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन सेम हो रहा है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ऑप्शन ए को दर्शाता है, बी को दर्शाता है, सी को दर्शाता है, डी को दर्शाता है। तो जैसा कि हमने क्लास 9 एनसीईआरटी बुक में पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंगली ये किस चीज़ को शो करता है, ऑप्शन ए को। वाई? बिकॉज फ्रेंड जी क्वेश्चन है वो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज को ही शो करता है। अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ अ वेट। जिसका मतलब है जो कॉपर ऑक्साइड है उसके अंदर में कॉपर एंड ऑक्सीजन वो जो है वो किस फॉर्म में, सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन की फॉर्म में ऑफ द वेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि अगर हम जैसे वाटर की बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल की H2O, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो उसके कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ठीक है, अब एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर में, वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर में इनकी रेशियो क्या रहेगी, 2:1 की रहेगी। और अगर मैं इसके अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स ले लूँ, अनएक्सपेक्टेड मतलब इन्फिनिट लेवल पे ले लूँ, तो भी उनकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इट मीन्स ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को दर्शाता है। तो सेम यही प्रॉपर्टी हमारे को इस क्वेश्चन से फाइंड आउट हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4 5H2O इज ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इस कंपाउंड के द्वारा कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, उनका सम अप कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स, तो पहला एलिमेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कौन सा है, कॉपर, देन सल्फेट, देन ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉपर तो यहाँ पे सिंगल ही है, सल्फेट भी कैसा है, सिंगल है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन एक तो 4 टाइम है और एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, 5। इट मीन्स ये 5 इसको भी रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी। तो इट मीन्स ऑक्सीजन 5 टाइम्स और आ गया अगेन, तो इट मीन्स ये टोटल क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगी। और इसी तरह अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आगे ये 5 जो लिखा हुआ है, इट मीन्स ऑलरेडी हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 2 हैं और उसके आगे 5 भी लिखा हुआ है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब अगर हम इनका समअप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 21। तो जो शो करता है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके,
चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है वाटर के मॉलिक्यूल का मास। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों के दोनों आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए सबसे पहला तरीका देख लेते हैं, मेथड 1। ठीक है, फर्स्ट मेथड देख लेते हैं जो कि बहुत ईजी है अपने आप में। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होता है। हालांकि इसका मास 18 AMU होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होती है बेसिकली है। ठीक है, अब 18 कैसे निकला आपको पता ही है, क्योंकि जो एटम जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, इट मीन्स ये 2 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, इट मीन्स टोटल 18 हो जाएगा। और इसके आगे लिखेंगे हम AMU। अब हालांकि ये एटॉमिक मास यूनिट है, इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे को जो आंसर्स दिए गए हैं वो किलोग्राम में है, तो सबसे पहले हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। ये 1 AMU के अकॉर्डिंग इक्वलेंट होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स वो क्या आएगा, 3.0 इंटू 10⁻⁻23। ये याद रखना है, ये ग्राम्स में आएगा। ठीक है, अब अगर इसे, क्योंकि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो उसकी पावर है वो एक्सपोनेंट वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है। ठीक है, 3.0 इंटू, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 10⁻23 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी, अब इंटू 1/1000। तो इट मीन्स हमारा आउटपुट क्या बनेगा, 3 इंटू 0 1 10⁻26। इट मीन्स 3.0 इंटू 10⁻⁻26 kg। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो सेकंड मेथड के अंदर फ्रेंड मैंने क्या किया है, जो वाटर का जो मास है उसको भी रिमूव नहीं किया है। ठीक है, मेथड सेकंड को देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, हम आर्मस्ट्रांग नंबर का यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी का यूज़ करते हुए, क्योंकि इसको हम किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में, अपॉन में क्या लिख देंगे, 18। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर निकलेगा 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगेन सेम फिर से वही निकलेगा, और आपको पता है ग्राम को किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 10⁻⁻26 kg। ठीक है, ये होगा। अगेन सेम फिर से वही आंसर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड मेथड के अंदर में आर्मस्ट्रांग नंबर का यूज़ किया, जबकि फर्स्ट मेथड के हमने क्या किया था, हमने AMU यूज़ किया था। वहाँ पे हमने जो है एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करते हुए, जहाँ पे जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होती है, इसका यूज़ करते हुए हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड मेथड को, मेथड नंबर 2 को। ठीक है, इस मेथड के अंदर में हम बेसिकली आर्मस्ट्रांग नंबर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आर्मस्ट्रांग नंबर के अंदर में आपको उसकी वैल्यू पहले से ही पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो जैसा कि हमें पता है जो आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जो हैं बेसिकली उनका जो मास है वो कितना होगा, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कितना, 18 ग्राम, जो कि हमने निकाला है 18 AMU की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 ग्राम के अंदर में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल हैज़ अ मास, इज इक्वल टू व्हाट, 18 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आगे जब फाइंड आउट कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे से, तो 3 इंटू -23 ग्राम। अगेन फिर जब हम सॉल्व करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कर सकते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, -26 किलोग्राम।
एज यूजुअल फिर से हमारा वही आंसर आया है, ठीक है। दोनों मेथड को यूज़ किया है, दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आया है। ओके फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज, और ऑप्शन आर A, B, C एंड D। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे ये बताना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के अवेलेबल होंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें एक्चुअल में CO2 के कैलकुलेट करने हैं जब हमारे को 44 ग्राम ऑफ CO2 दे रखी हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, वो यहाँ लिख लेते हैं एक बार साइड में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स जो वेट है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो दे रखा है 44 ग्राम। तो लिख लेते हैं हम, गिवन में हमें क्या है यहाँ पे, ठीक है, वेट ऑफ CO2 कितना दे रखा है 44 ग्राम। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं वो किसके निकालने हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के निकालने हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, वो भी कितना होगा फ्रेंड्स 44 ग्राम ही होगा, ठीक है। कैसे, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है फ्रेंड 12, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन का आपको पता है 16 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स है, और जबकि कार्बन क्या है सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 32। सम अप करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 44, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये भी हमारा कितना है, मॉलिक्यूलर जो वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी कितना आया 44 आया है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 44 अपॉन में 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कैंसिल हो जाएंगे। तो 6.02 इंटू 10⁻23 ये क्या निकला फ्रेंड्स, हमारा आंसर निकला है। तो बेसिकली ये किससे टैली कर रहा है, ऑप्शन ए से। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP इज, ऑप्शन ए 22.4 लीटर, ऑप्शन बी 2.24 लीटर, ऑप्शन सी 0.224 लीटर, ऑप्शन डी 0.1 लीटर। तो बेसिकली हमसे ये पूछा गया है जो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी एट STP पे, यानी हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मॉलिक्यूलर मास हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 19 में निकाल चुके हैं। वो कितना होता है फ्रेंड्स 44 ग्राम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज व्हाट 22.4 लीटर एट STP। STP पे जो वैल्यू होती है यानी जो मोलर मास होता है गैस का, मोलर मास ऑफ गैस वो फ्रेंड कितना होगा 22.4 लीटर होगा, ठीक है ना। जो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को। ये आपने याद रखना है, किसी भी आइडियल गैस को, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो उस सिचुएशन के अंदर में जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा, ठीक है। बट फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या 4.4 ग्राम ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए हम लिखेंगे मोलर मास, ठीक है, ऑफ आइडियल गैस जो हमें दे रखा है यहाँ पे उसकी वैल्यू अपॉन में मोलर मास ऑफ गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कि CO2 और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड
जो जिसके लिए हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी 4.4 ग्राम। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे ये बन जाएगा 44 अपॉन में 44 इंटू 4.4, सॉरी यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ये क्या आएगा 22.4 अपॉन में 44 इंटू 4.4। ठीक है, तो अब हम इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर निकलेगा फ्रेंड वो क्या निकलेगा 2.24 लीटर। ठीक है, जो कि क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, मोलर मास ऑफ आइडल गैस क्या था हमने निकाला था अभी, वो था 22.4 लिखा था यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में मोलर मास ऑफ अ गैस वो कितना निकाला था हमने अभी 44, तो नीचे 45 आ जाएगा और इंटू 4.4 आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा फ्रेंड वो क्या निकलेगा 2.24 लीटर अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या शो करता है कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो आइए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? ऑप्शंस आर ए, बी, सी एंड डी। यहाँ ये पूछा गया है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो एज यूजुअल जैसा कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो कभी भी सिंगल स्टेट में या सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो इट मीन्स जो इसका मोलर मास होगा वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका एटॉमिक मास 1 होता है और ये डबल है, तो इसलिए इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 ग्राम किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। तो इट मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है फ्रेंड्स, 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, देन अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 2, ऑब्वियस है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो जो हमारा आंसर निकला है वो ये निकला है फ्रेंड्स। तो जो किसको शो करता है, ऑप्शन बी को, कि बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ओके फाइन, तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ऑप्शंस आर ए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Option B, when 12 gram of carbon is heated in a vacuum, there is no change in mass. Option C, a sample of air increase in volume when heated at a constant pressure, but its mass remain unaltered. Option D, 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen to form 18 gram of water. तो अब इसके हमें सब ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, जो कि हमें ऊपर वाले पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए, वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए एक्यूरेट है। ठीक है, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ठीक है, अब ये जो लॉ है ये हमें बताता है कि जो टोटल मास होता है, जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, अगर सपोज करूँ मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो पहले वाले केस के अंदर में जो CO2 इसका जो मोलर मास निकलेगा फ्रेंड वो कितना निकलेगा 44 ग्राम, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। और अगर इनके रिएक्टेंट के मास की बात करूँ तो यहाँ पे 12 ग्राम को किसके साथ ऐड किया जा रहा है 32 ग्राम्स के साथ में, तो इट मीन्स अगेन इसका आंसर भी क्या निकलेगा 44 ग्राम। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये कंडीशन ए सेटिस्फाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें तो सेम एज यूजुअल ये भी यही करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसके रिएक्टेंट साइड का टोटल करें हम तो ये कितना हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम यानी 18 ग्राम। और इसी तरीके से अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वो भी कितना होता है 18। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स
और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, यानी ये हो जाएगा 2। और जो ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है फ्रेंड्स, इसका होता है 16, तो ये कितना बन जाएगा 18। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो 18 किसके इक्वल है, इस 18 के। तो यानी जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल है। तो ये कंडीशन भी जो ये डी जो है और ये जो ए हैं ये दोनों के दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फाइन। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ पॉलीएटॉमिक आयन। ऑप्शंस आर ए सल्फाइड, बी क्लोराइड, सी सल्फेट, डी फॉस्फेट। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन होते क्या हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक, इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, दैट हैज़ अ चार्ज। मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है, चाहे वो कैटायन बेस्ड हो चाहे वो एनायन बेस्ड हो। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इफ दे कंटेन अ ग्रुप ऑफ एटम कंटेन्ड, क्या, इफ दे कंटेन मोर देन वन आयन, अगर उनके पास एक से ज़्यादा आयन हो तब भी उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन बोल देते हैं, या फिर हम ये बोल देते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ चार्ज। ठीक है, अब इन केसेस के अंदर में अगर हम सल्फाइड की बात करें तो फ्रेंड्स सल्फाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है SO2-3। ठीक है, इसी तरह अगर क्लोराइड की बात करें तो Cl-, और अगर सल्फेट की बात करें हम वो क्या बनेगा SO2-4, और अगर फॉस्फेट की बात करें तो PO3-4। तो अगर आप इन तीनों को देखें तो ये ग्रुप ऑफ एटम भी हैं और साथ ही साथ जो इनके ऊपर चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, यानी वो कैसा है, एक से ज़्यादा आयन्स हैं इनके पास। ठीक है, और अगर हम सिंपल क्लोराइड की बात करें, क्लोराइड के केस के अंदर में, तो यहाँ पे जो इसके पास चार्ज था वो सिंगल एक ही आयन का था। तो इट मीन्स इसके पास एक से ज़्यादा आयन तो नहीं है, तो इट मीन्स ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। तो इट मीन्स वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे, क्लोराइड है ये। और एज वेल एज ये कैसी फॉर्म में है, ये ग्रुप भी नहीं है, ये इंडिविजुअल है यहाँ पे। ठीक है, अगर क्लोरीन अगर किसी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो नेगेटिव क्या शो करता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो दैट्स वाई तो क्लोरीन जो है वो क्या है, एक पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है इस केस के अंदर में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन आर ए CO। बेसिकली CO क्या है यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो फर्स्ट वाला है वो ये हो जाएगा, और जो सेकंड है हमारा जो ClO, तो बेसिकली ये क्या है, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसे हम जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे हम। ठीक है, हाइपोक्लोराइड। ठीक है, थर्ड वन ये बेसिकली जो CO है ये किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, कोबाल्ट को। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे, और यही इसका करेक्ट वन ऑप्शन है यहाँ पे फिलहाल। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, फोर्थ को, जो NO है। बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्ट C को छोड़ के, कोबाल्ट को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन आर ए CO। बेसिकली CO क्या है यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो फर्स्ट वाला है वो ये हो जाएगा, और जो सेकंड है हमारा जो ClO, तो बेसिकली ये क्या है, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, और इसे हम जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे हम। ठीक है, हाइपोक्लोराइड।
राइट। ठीक है, थर्ड वन, ये बेसिकली जो CO है ये किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? कोबाल्ट को। ठीक है, ये सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे और यही इसका करेक्ट वन ऑप्शन है यहाँ पे फिलहाल। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, फोर्थ को, जो NO है। बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और जिसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता? एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्ट C को छोड़ के, कोबाल्ट को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 8 ग्राम ऑफ O2 हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, और ऑप्शंस आर A 7 ग्राम CO, ऑप्शन B 14 ग्राम N2, ऑप्शन C 11 ग्राम CO2, ऑप्शन D 16 ग्राम SO2। तो फ्रेंड्स हमसे ये पूछा गया इन चारों ऑप्शंस के अंदर में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है? किसके जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है? 8 ग्राम ऑफ O2 जैसे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को 8 ग्राम ऑफ O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी हम उन सबको इन सबसे टैली करा पाएंगे। ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए कि O2 के पास 8 ग्राम के अंदर में, जब उसका वेट 8 ग्राम होगा तो उसके अंदर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास हम एक राइट साइड पर लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में फर्दर इजीनेस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पता होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूनिट मोल्स। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? मोल्स यूज़ करते हैं हम किसके लिए? नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक, अब अगर हम कार्बन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें, सबका एटॉमिक मास मैं यहाँ राइट साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 12, 16, देन 14 एंड 32। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 8 ग्राम ऑफ O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? वेट ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम इस केस में बात करें तो वो क्या है? वेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? वो हमारे को 8 ग्राम ऑलरेडी गिवन है। और अगर मोलर मास की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 16। तो 16 का डबल अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स? 32। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम? मोल, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? मोल यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.25 मोल। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर हम A को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A का क्या निकलेगा? 7 ग्राम CO की अगर हम बात करें। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? 7 ऊपर आ जाएगा इसका मास, और ठीक है नीचे क्या आएगा? कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन 12 + 16, ये कितना बन जाएगा फ्रेंड्स? 28। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? 0.25 मोल अगेन। इसी तरह अगर मैं B की बात करूँ तो B क्या है हमारे पास? 14 ग्राम N2। तो 14 ऊपर आ जाएगा और N2 का डबल अप, यानी 14 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 28। ठीक है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.5 मोल। इसी तरह अगर ऑप्शन C की बात करूँ, ऑप्शन C क्या है हमारा? 11 ग्राम, ठीक है, CO2। तो इट मीन्स 11 ऊपर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड है तो C मतलब 12, ऑक्सीजन का डबल अप 16 + 16 32। तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 44। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 44। और जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा तो 0.25 मोल निकलेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर ऑप्शन D की बात करें तो 16 ग्राम SO2, तो यानी 16 ऊपर आ जाएगा। और अगर SO2 की बात करें तो सल्फर कितना? 32 है, और O2 अगेन फिर से 32 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा। और जब इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.25 मोल। तो आप देख पा रहे होंगे जो 8 ग्राम ऑफ O2 है उसका जो आंसर निकला था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले थे? 0.25। ये टैली कर रहा है, ये टैली कर रहा है, ये टैली कर रहा है, बट ये इससे मैच नहीं कर रहा है। कौन सा है वो? ऑप्शन B। तो इट मीन्स ऑप्शन 1 ही वो क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है जो उससे टैली नहीं करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28, नियोन इज ऑप्शन आर ए मोनोएटॉमिक, बी डायटॉमिक, सी ट्राइएटॉमिक, डी टेट्राएटॉमिक। एज वी नो दैट नियोन क्या है? नियोन एक तरह की नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर क्या है? 10। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वो क्या होगा? 2 और 8। इट मीन्स इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लास्ट ऑर्बिट है इसकी सेकंड वाली इसके अंदर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं जो इसकी लास्ट वन जो ऑर्बिट है वो टोटली फुलफिल्ड है। इट मीन्स ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉसेस करेगा, ना तो और ना ही ये गेन करेगा, ना तो लेगा ना ही देगा। इट मीन्स ये टोटली क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो इट मीन्स ये बॉन्ड भी जनरली नहीं बनाता है किसी के साथ में, इतनी इजीली बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि जब वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियोन है वो फिर कैसी फॉर्म में होगा? सिंगल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल्ड है, उसकी ऑर्बिट लास्ट वाली फुलफिल्ड है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज आयन का नहीं आएगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो कैसा होगा? मोनोएटॉमिक होगा। ओके, अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अपने इसी डिजिटल अड्डे पर फिर से नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।